पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो, ताकि हम अपना जो टॉपिक प्रेशर वाला टॉपिक को कंप्लीट करें और नया जो टॉपिक है एयर मोशन उसको पढ़ें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर ले, और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को भी कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पे अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं 2 मिनट में। गुड आफ्टरनून अभिषेक। तो 2 मिनट में हम जो है शुरू करने वाले हैं अपना जो टॉपिक है। तब तक अगर प्रेशर का टॉपिक किसी को नहीं समझ में आया है कुछ, तो यहाँ पे जो अपनी क्वेरी मुझे बता दो। तो शुरू करते हैं अब। तो हमने जो है जो प्रेशर है, प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। प्रेशर का जो वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका प्रेशर का, कि जैसे जैसे आप ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो, तो आपका जो प्रेशर है उसमें क्या आ जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और कल मैंने आपको होमवर्क दिया था करने को कि दैट व्हाट इज एयर डेंसिटी। क्या कोई फाइंड आउट करके आया कि एयर डेंसिटी क्या है? किसी ने फाइंड आउट किया कि आपका जो एयर की डेंसिटी है वो क्या होती है?
हाँ जी, अभी शुरू हुई है यशवंत क्लास। 12 साढ़े 12 बजे ही शुरू हुई है। 5 मिनट हुए हैं क्लास को शुरू हुए। मैं सबको मैसेज कर देती हूँ। वैसे तो मैंने अनाउंसमेंट भी की थी क्लास की। अब आप मुझे सबसे पहले बताओ, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि हाँ जी, कल आपकी शाम को 8 बजे वाली जो क्लास है वो हुई थी, और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फाइंड आउट करने के लिए, दैट व्हाट इज एयर डेंसिटी। हवा की जो डेंसिटी है वो क्या होती है। देखो, एयर की डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब होता है, आपका ये लाइन बोला गया है कि देखो, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो आपका एयर प्रेशर है ना, एयर प्रेशर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है आपका एयर प्रेशर कम हो जाता है। आपकी हाइट बढ़ी, ये आपकी हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ने के साथ आपकी एयर प्रेशर कम हुआ। क्यों कम होता है आपका, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये एयर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, आपके एरोसोल, मिट्टी के कण, सूट, ये सारे क्या हैं आपके, आपका जो अर्थ सरफेस है ना इसके आसपास ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, आपकी एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी यानी कि ये वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और इसीलिए आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो आपका टेम्परेचर भी कम हो जाता है और आपका प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, हमारा जो प्रेशर है ना, प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, देखो अभी तक तो हमने, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे जैसे जैसे हम इस अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इसमें हमने जो है वर्टिकली टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि ये आपका अर्थ है, इस अर्थ पे ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के साथ साथ हम क्या है पूरे अर्थ पे प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ेंगे, यानी कि हर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम अर्थ का जो है प्रेशर, एयर प्रेशर के बारे में जानेंगे। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल बात करूं तो हॉरिजॉन्टली हमारे ग्लोब पे टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये सदर्न हेमिस्फेयर, इस दोनों की प्लेट को, दोनों की बेल्ट को मिला के टोटल 7 बेल्ट हैं। पहले देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर ऑन ग्लोब इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोबार। सबसे पहले तो याद रखना, मैप पर आपकी आइसोबार इमेजिनरी लाइन होती है जो समान प्रेशर वाले स्थानों को मिलाती है। इस ग्लोब पर समान प्रेशर वाले स्थानों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, आपका आइसोबार लाइन बोला जाता है। और आपका ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है कि व्हाट इज आइसोबार्स लाइन। ठीक है, और देखो आपकी आइसोबार, चाहे वो आइसोबार लाइन हो चाहे वो आइसोथम्स लाइन हो, आइसोबार जो समान प्रेशर वाले स्थान को शो करती है और आइसोथम जो समान टेम्परेचर वाले प्लेसेस को मिलाती हैं। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टली
बनाई जाती है मैप पर। ये देखो, ये जैसे आपका इक्वेटर है ना, हॉरिजॉन्टल ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ही ये आपकी क्या होती है, आइसो बार होती है। हर जो एरिया है उसकी आइसो बार बनाई जाती है। हेलो नीतीश, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपने जो क्लास है वो ज्वाइन की है, आई थिंक, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद ही आपको क्लास में देखा है। ठीक है, इतने दिन बाद क्लास क्यों ज्वाइन की बेटे? चलो अच्छा है, क्लास ज्वाइन की आपने। लास्ट में 150 टोटल मार्क्स थे, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 के मिला के। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बीपीएससी टीचर एग्जाम हो गया, तो बहुत खुशी की बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपका जो बीपीएससी टीचिंग एग्जाम, स्कूल के लिए जो एग्जाम होते हैं वो क्लियर हो गया आपका। पीजीटी, पीआरटी या टीजीटी, इनमें से कोई हो गया है? पीआरटी, ओके, आपका पीआरटी क्लियर हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी भी आपको यही कहूंगी कि आपने अभी अपनी लाइफ में एक जो लेवल है पीआरटी वाला वो पार कर लिया है। अब आपको इस पीआरटी से पीजीटी पे जाना है और इस पीजीटी से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाना है। मेरा यही कहना है आपको, और यही करूंगी, ऐसे ही गाइड करूंगी कि जैसे आपने अपनी मेहनत मेहनत से ये पीआरटी को अचीव किया ना, ऐसे ही पीजीटी लेवल को अचीव करो और ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर को अचीव करो। बेटे ये हर स्टेट, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका ना हर स्टेट का है ना, जैसे एग्जाम होते हैं। जैसे अगर मैं अब हरियाणा में हूँ तो हरियाणा में जो स्कूल की वैकेंसी है, वो स्कूल का जो कमीशन होता है, स्टाफ कमीशन, वो जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे एचपीएससी का अभी पीजीटी की, पीआरटी की और पीजीटी के लिए एग्जाम हुए हैं ना, हरियाणा में हुए हैं अभी। ठीक है, और ऐसे ही हरियाणा, अभी हरियाणा में इस साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो कोशिश करो कि उस 3000 वैकेंसी आने से पहले आपका नेट क्लियर हो जाए, और नेट क्लियर हो जाएगा तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे पाओगे। ऐसे ही आपका हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हर स्टेट में जो है ना एग्जाम्स होते हैं। आपके स्कूल लेवल के एग्जाम अलग होते हैं और आपके कॉलेज लेवल के एग्जाम अलग होते हैं। नेट वाला बेस्ट स्कोरिंग बताए कि आप नेट में कैसे बेस्ट स्कोर करें। मैं सबसे पहले तो ना आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे 5 मिनट का गैप लेके मैं आपको एक बात बोलूंगी और उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं। और देखो क्या है ना, बहुत सारे बच्चे, जैसे आपका मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने पेपर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर कैसे बनते हैं बेटे? सबसे जो आपकी छोटी पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, फिर सबसे बड़ी पोस्ट होती है आपकी प्रोफेसर,
और सबसे पहले आपको जो पोस्ट मिलेगी ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही मिलेगी, क्योंकि इस एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफेसर के लिए भी आपको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आपका क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता रहता है, आपकी पोजीशन में अपडेट होता रहता है, तब आप इस प्रोफेसर लेवल पे पहुंचोगे। और एक प्रोफेसर की अगर मैं एवरेज सैलरी बताऊं तो वो 3 लाख महीने की होती है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 1,15,000 से शुरू होती है। और कई यूनिवर्सिटियों में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80,000 है और एसोसिएट प्रोफेसर की 1,44,000 है। ऐसे ये सैलरी के पैकेज होते हैं। लेकिन आपको इस प्रोफेसर की पोस्ट पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ नेट से काम नहीं चलेगा। आपको फिर वहां पे आपका एक्सपीरियंस, आपके रिसर्च पेपर, हाँ जी बिल्कुल, प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होना कंपलसरी है। विदाउट पीएचडी वालों को प्रोफेसर में इंक्लूड नहीं किया जाता। विदाउट पीएचडी वाले सिर्फ इस असिस्टेंट प्रोफेसर में ही अप्लाई कर सकते हैं, ना वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कर सकते हैं, ना वो प्रोफेसर के लिए कर सकते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे बेसिक लेवल का जो होता है, सबसे बेसिक लेवल की पोस्ट होती है, उसमें आपको सिर्फ नेट और अगर आपका जीआरएफ है और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकते हो। साथ ही साथ आप अपना पीएचडी भी कर सकते हो, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। बट एक नेट वाला बच्चा भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, बट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। और हाँ, अगर आप बेटे सुनो यशवंत, अभी पता है क्या हुआ है, मैं तुम्हें पूरा बताती हूँ। अभी 1 जुलाई से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पीएचडी है ना वो हटा दी गई है। प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी है, कहीं पे भी आपको प्रोफेसर बिना पीएचडी के नहीं लिया जाएगा। एक पॉइंट पे असिस्टेंट प्रोफेसर को बिना पीएचडी के लिए लिया जा सकता है। अभी जैसे आपका एचपीएससी अब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो उसमें क्या, उसमें बेसिक क्राइटेरिया आपका नेट होना चाहिए। पीएचडी के मार्क्स उन्होंने हटा दिए असिस्टेंट प्रोफेसर में। पहले जहां पे आपके 3 नंबर पीएचडी के देते थे ना, तो अब वो पीएचडी के नंबर नहीं देंगे, क्योंकि पीएचडी जब हमारे यूजीसी ने ही हटा दी है तो यहाँ से भी ये पीएचडी हट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हटी है वो पीएचडी, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए नहीं हटी है। ये तो हो गया कि ऐसे करके तो आप पहुंचोगे प्रोफेसर की पोस्ट पे। अब मैं सबसे बड़ी गलती बताती हूँ बच्चों की कि क्या करते हैं। जैसे अगर ये मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि अगर आपका नेट फर्स्ट टाइम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, और बच्चे क्या करते हैं, वे ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनते, यानी कि वो निराश हो जाते हैं। निराश होके वो क्या कर देते हैं, उस पेपर की तैयारी को वहीं पे छोड़ देते हैं, आगे करते ही नहीं है, इतना फोकस से करते ही नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ है ना, तो सेकंड टाइम पे इस तरीके से गाइडेंस लो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करो कि सेकंड टाइम पे आपका नेट प्लस जेआरएफ दोनों हो। गुड आफ्टरनून सविता। ठीक है, आप कभी भी ये गलती मत करना कि अगर आपके फर्स्ट टाइम में मान लो आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन ठीक हो गए, आपके 100 नंबर बने दोनों पेपर के मिला के, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी 250 पे नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच पाओगे। आपको ये देखना है कि पिछली बार जो मेरे ये 50 नंबर आए, ये मेरी किस कमी की वजह से इतने कम नंबर है। आपको इसमें 2 पॉइंट ढूंढने, एक नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट ये कि आपने जो स्टडी की है, एक तो जो स्टडी है, एक जो पेपर है, उस पेपर का पैटर्न आप नहीं समझा है। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपको नहीं समझा है, आपने पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व नहीं किए हैं, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, या फिर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं की है। बस ये रीजन होते हैं आपके नेगेटिव। पॉजिटिव रीजन ये देखो उस 50 मार्क्स में भी कि ऐसा क्या आपके पास पॉइंट था कि आपके 50 नंबर आए।
आपने ऐसे क्या स्टडी की थी कि आपके कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए, कुछ क्वेश्चन ठीक नहीं हुए। आपके जो क्वेश्चन ठीक हुए इसका मतलब उनकी क्लैरिटी आपको थी, आपके जो क्वेश्चन ठीक नहीं इसका मतलब उनकी क्लैरिटी आपको नहीं थी। कल वाली क्लास में वॉइस नहीं आ रही, एक बार मैं चेक करके बताती हूँ सविता। कल वाली क्लास में तो वॉइस आ रही थी। अजय आप कल क्लास में थे, कल मैंने जो क्लास करी थी उसमें वॉइस आ रही थी ना, मेरे को तो सुनाई दे रही थी बेटे। बाकी मैं चेक करके सविता एक बार आपको बताती हूँ जरूर, मैं मैसेज छोड़ दूंगी आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पेपर कैसे क्लियर करना है। मान लो अब की बार आपके 150 नंबर थे, तो अगली बार आपको ये 220 या 230 कैसे करने हैं उसका सीख लो। सबसे पहले अगर आपने कहीं से भी कोचिंग ली है तो आप अपनी लाइव क्लास लोगे प्रॉपर टाइम पे। वो लाइव क्लास का टाइम अगर आपका 12 बजे है तो वो 12 बजे आप सारे काम छोड़ के वो क्लास लोगे। अगर आपका ये फर्स्ट पॉइंट ही छूट जाता है तो आप ये लगा लो 2 नंबर यहीं से कटने शुरू हो जाते हैं। आप अगर अपनी क्लास ढंग से लोगे, आपने क्लास ली, आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। फिर सेकंड आपको क्या करना है, आपको अपने फिर नोट्स बनाने हैं, नोट्स के साथ साथ फिर उन नोट्स की रिवीजन करनी है। ये लगा लो एक टॉपिक की अगर आपने हफ्ते में 3 से 4 बार रिवीजन कर ली है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करो दिन में कम से कम जितना आपका हुआ है ना, मान लो अभी तक हमने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली और आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली, अब हम थर्ड यूनिट के भी 5th टॉपिक में हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कम से कम पूरे हफ्ते में ये सारी जियोमॉर्फोलॉजी और ये सारे टॉपिक रिवाइज करो। और टाइम कैसे निकालोगे, देखो रिवीजन एक से अगर 2 घंटे भी दे रहे हो ना रिवीजन के लिए तो वो बहुत है। 2 घंटे दे दिए रिवीजन के लिए तो वो बहुत है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आपकी दिन में 3 घंटे की तो क्लास हो जाती है, कभी कभी 3 की हो जाती है, कभी कभी 2 आवर्स की भी क्लास हो जाती है ना। तो आप कुल मिला के 5 घंटे दे रहे हो, आप ये नोट्स बना के रिवाइज करके ये 5 घंटे दे रहे हो और 1 घंटा आप पीवाईक्यू में लगा रहे हो, तो आपका पेपर क्लियर है, आपका जेआरएफ क्लियर है। आज लिख कर ले लो मुझसे कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर ना तो नोट्स बनाओगे, ना क्लास लोगे, ना रिवीजन करोगे, ना पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो आपका पेपर नहीं होगा। फिर ऐसे ऐसे पेपर नहीं होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। अगर आवाज नहीं आ रही थी ना तो मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी। अब आपको क्या करना है, आप क्या करो सेक्शन डिवाइड कर लो। अभी भी आपके पास कुल मिला के देखो अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं, यानी कि कितने दिन आपके पास, 60 दिन लगा लो, आपके पास इतने हैं। अब आपको पता है आपने क्या करना है, जो मुश्किल मुश्किल से सब्जेक्ट है ना, जो आपको मुश्किल लगता है अपने अकॉर्डिंग देखना सब, उसको डेली टाइम दो। और जो आपको ऐसे लगता है ये बहुत इजी है मैं कर लूंगा तो उसको हफ्ते में 2 दिन कर लो तो आपको हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे। और बेटे अगर आपको पेपर क्लियर करना है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं जब पेपर देखती थी फर्स्ट शुरू शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा और मैंने कोचिंग ली तो मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था, ठीक है। और वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी वैसे ही क्लियर करूं। और आपको जो है कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, जब कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी ना तो आप हर क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर दोगे। और पेपर को भी सोल्व करने का एक तरीका है, वो भी मैंने बताया। जब आपकी 100% आप रिवीजन करके और पीवाईक्यू लगा के जाओगे तो आगे वाला आपका स्टेप है सेकंड, कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 2 आपका कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इस 200 मार्क्स में से कम आपको ये लगा लो 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से कम आपके, अगर आप जनरल में हो, जनरल कैटेगरी में, तो आपके 75 क्वेश्चन आपको टारगेट करने ही करने हैं अगर आपको सेफ साइड पे आना है। और अगर आप ओबीसी में हो तो आपको 70 क्वेश्चन तो आपके कम से कम ठीक होने चाहिए।
और ऐसे ही एससी के लिए एससी और एसटी के लिए 65 तक आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 60 या 65 तक भी आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं पेपर 2 में, तो आप कर लोगे। और अगर आपका देखो पेपर 1 बहुत गंदा है, आपका लगा लो पेपर 1 आपका अच्छा नहीं है और पेपर 2 पे आपकी कमांड है, तो कोशिश करो कि कैसे ना कैसे आपके 20 से 25 क्वेश्चन पेपर 1 से ठीक हो जाए और आपके पेपर 2 से कम 50 को आप 70 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो आपका जेआरएफ इजीली से हो जाता है। लेकिन जो जनरल वाले होते हैं ना, जनरल वालों को 75 सेकंड पेपर और 30 कम से कम उनको फर्स्ट पेपर में चाहिए। अब अगर आप बोलो कि मैम फर्स्ट पेपर का तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ऐसे आप जब टारगेट करके आपको अपने टारगेट बनाने हैं और वो टारगेट आप खुद अचीव करोगे, जब तक टारगेट सेट नहीं करोगे आप अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ये याद रखो, आप अगर एक दिन भी पढ़ाई छोड़ रहे हो, एक दिन भी आपका गैप आ रहा है ना, तो आपका 2 नंबर दिन के कटते जा रहे हैं और 2 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आपका नेट में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे रहा है, तो हर क्वेश्चन की वैल्यू समझो। जब तक क्वेश्चन की वैल्यू नहीं समझोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और रही बात आपको, अगर आपकी रिवीजन भी अच्छी है ना, ऐसा भी मत सोचना आपने क्लास ले ली, रिवीजन कर ली, नोट्स बना लिए, ये सब भी आपका स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क ये सिर्फ आपका हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क तब होगा तब आप पीवाईक्यू खोलोगे और पीवाईक्यू खोल के लगातार डेली रिवीजन करोगे। और मैंने उसके लिए आपको एक ऐप बताई हुई है, फ्रेंड जियो ऐप है, जिस पे ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखी हैं। आपको वहां पे जियोमॉर्फोलॉजी के अलग पीवाईक्यू मिलेंगे हर 2009 से 2023 तक, और सारे सेट सब कुछ उस पे अपलोडेड है सिर्फ ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको पैसे भी नहीं देने। जैसे आप देखते हो ना, हर ऐप पे पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वहां पे आपको कोई पैसे नहीं देने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको वहां पे सारे पीवाईक्यू इजीली अवेलेबल हैं, और आपके वहां पे साथ ही साथ आपको पेपर 1 के भी अवेलेबल हैं और पेपर 2 का सिर्फ ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना है, वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको फिलर फॉर्म से मिलेगा। फिलर फॉर्म से जो मिल रहा है वो पढ़ो, लेकिन नॉलेज का सोर्स एक ही रखो। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे अब आपने कोचिंग मुझसे ले ली तो यहीं से रखो। अगर हर जगह जाओगे तो आप सबका मैटर अलग अलग लगेगा। एक सोर्स रखोगे, पर्टिकुलर उसे डिटरमिन होके पढ़ोगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा। दूसरा मैं आपको बता रही थी, एक तो मैंने आपको बता दी फ्रेंड जियो ऐप, दूसरा है आपका बायजूस। जो बायजूस ऐप है ना, बायजूस ऐप पे आपके 10 मिनट के है ना डेली 10 मिनट का टेस्ट होता है। वहां पे मंडे टू फ्राइडे ज्योग्राफी के डेली 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्वेश्चन 10 आते हैं, और लास्ट में जब आप वे सारे 10 क्वेश्चन का जवाब दे दोगे ना, तो लास्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4, कि कौन सा आपका गलत है कौन सा सही है। जो सही होगा उस पे ग्रीन आ जाता है, जो गलत होगा उस पे रेड आ जाता है। तो आप क्या करोगे, उस रेड पे क्लिक करके देखोगे कि आपका ये आंसर कैसे गलत हुआ। फिर जहाँ पे ये आपको बता रखा ना कि कितने गलत कितने सही, उसके नीचे आपको 2 एरिया बने होंगे, आपका टॉपिक 1 टॉपिक 2, इससे रिलेटेड कोई 2 टॉपिक है, अगर आप उसमें भी मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो ये पीवाईक्यू सोल्व कर लेना, और आपका पेपर के लिए आपकी 100% तैयारी हो जाएगी, ठीक है। थॉट ज्योग्राफी लगती है हार्ड टॉपिक? अच्छा बिल्कुल नहीं है थॉट हार्ड, ठीक है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, थॉट बिल्कुल भी नहीं है हार्ड। मैं आपको इस बार जो ना और अच्छे से समझाऊंगी थॉट। थॉट में तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, थॉट में तो है ही क्या। थॉट में आपका
ग्रीक जोग्राफर आपको पढ़ने हैं, ज्यादा वे भी नहीं है। ग्रीक के बाद आपको कौन से पढ़ने हैं? ग्रीक के बाद आपके रोमन है, रोमन बस आपके 5 जोग्राफर हैं। रोमन के बाद आपको इंडियन और चाइनीज का थोड़ा बहुत पढ़ना है। चाइनीज में तो सिर्फ आपको एक याद रखना है, याई फूटुआन, जो कि आपके बिहेवियरल ज्योग्राफी के फादर भी हैं, याई फूटुआन। ठीक है, उसके बाद आपको 5 स्कूल और हैं, जर्मन स्कूल, फिर आपका फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, आपका अमेरिकन स्कूल। ये 4 स्कूल पढ़ के फिर आपको पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, आपका बिहेवियरलिज्म क्या है, ह्यूमैनिज्म क्या है। बस इसमें आपको ना इनके जो प्रोपाउंडर है ना, उनके नाम याद रखने हैं। आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमैनिज्म है, ह्यूमैनिज्म के सपोर्टर कौन है, उसमें एक पॉजिटिविज्म वाले का नाम डाल देंगे। अगर आपको ह्यूमैनिज्म के सभी सपोर्टर का नाम पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि ये तो पॉजिटिविज्म का ये सही आंसर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन टारगेट करके करोगे तो हो जाएगा, हार्ड नहीं है थॉट ज्योग्राफी, सबसे इजी है। पूरे ज्योग्राफी का सबसे इजीएस्ट पार्ट थॉट है। एक बार आपको उनका याद हो गया ना, जैसे ना कुछ फेमस बुक होती है वही पूछी जाती है, और कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना कोई ऐसी बुक का नाम डाल देंगे ऑप्शन में। जैसे 3 ऑप्शन तो वो आपको पुराने ही दे देंगे, एक ऑप्शन वो नया डाल देंगे। अगर आपको ये 3 ऑप्शन भी आते तो नया ऑप्शन नहीं भी आता तो क्या फर्क पड़ता है, इन 3 से तो काम चल जाएगा ना आपका। ठीक है, ऐसे पेपर आपको सोल्व करना है। हाँ जी, बिल्कुल रटने वाला टॉपिक है थॉट, थॉट समझने वाला नहीं है। थॉट में कुछ भी समझने वाला नहीं है। थॉट में एक आधा जो वर्ड होता है ना वो समझाने वाला होता है। जैसे उसमें पेज वर्ड है, आता है आपका पेज, आपके फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस एरियाज, होमोजीनियस रीजन बोलते हैं। तो आपको वो पढ़ने हैं। ठीक है, वो अभी इसके बाद हम ओशनोग्राफी करके फिर थॉट शुरू कर दूंगी, ताकि थॉट आपका 5 6 दिन में कवर करवा के, ताकि आपको टाइम मिल जाए 2 महीने की रिवीजन का, नोट्स बनाने का, आपका अच्छे से हो जाएगा। और आपके जो नोट्स है ना इंसोलेशन के, टेम्परेचर के, मैं इस क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं ये टॉपिक, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। अभी आप ये मत सोचो कि आपका एग्जाम में क्या रहा है, क्या होगा या नहीं होगा। आपको बस ये सोचना है कि हमने एग्जाम फोड़ के आना है, हमने एग्जाम बस लेकर ही आना है, हमारा जेआरएफ है, हमें छीन कर लेकर आना है। ठीक है, आपको बस इस मोटिव से जाना है। ओके, हाँ जी बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं आगे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। अब आपका हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। जब आप ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग, अक्षांश रेखाओं के सहारे, ये है होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, ये लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। इन अक्षांश रेखाओं के सहारे जब हम प्रेशर को पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। और आपकी कुछ प्रेशर बेल्ट भी हैं, और ये प्रेशर बेल्ट जो है ना आपके 2 तरीके से होती हैं। एक प्रेशर बेल्ट आपकी टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से ओरिजिन होता है, यानी कि जब 2 प्लेस पे अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर मिलता है। जैसे आपका ये इक्वेटर एरिया है, ये पोलर एरिया है। इक्वेटर एरिया पे आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर है, और आपका पोलर एरिया पे टेम्परेचर कम है इसलिए आपका यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे और पोलर एरिया पे तो आपका टेम्परेचर की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आया है, लेकिन आपका बीच के ये जो 2 बच गए, आपका कौन सा बच गया, एक तो आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया बच गया ना। यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस किसकी वजह से आता है वो अभी आगे बताऊंगी, डायनेमिकली, यानी कि
टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे प्रेशर में वेरिएशन नहीं आता, कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर ऑन द ग्लोब इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स का हिंदी में होता है समदाब रेखाएं, यानी हिंदी में यहाँ पे भी देख लो कि ग्लोब पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन आइसोबार्स के आधार पर यानी कि समदाब रेखाओं के आधार पर किया जाता है। और ये कहते हैं सामान्यीकरण, आपने एक ये सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन वर्ड सुना होगा। जनरलाइजेशन वर्ड क्या होता है अभी समझाती हूँ। देखो, मान लो मैं एक रिसर्चर हूं और मैंने ना एक खुद से एक वर्ड को, एक कंसेप्ट को सीखा मैंने कि भाई अगर मैं गैस पर पानी गर्म होने के लिए रखती हूँ तो वो जो पानी जब गर्म होता है ना तो उसमें एक एनर्जी लगती है, उसका नाम है लेटेंट हीट। ये मुझे पता चला सिर्फ जब तक मैं इस बात को, इसको जब ये सिर्फ क्या था तब तक ये मेरे पास ही था, लेकिन जब मैं इस बात को अपने आसपास के बंदे या किसी और के साथ या बुक में प्रिंट कर देती हूँ, सबके साथ शेयर कर लेती हूँ ना, तो उसको बोला जाता है जनरलाइजेशन। कि मैं अपने रिजल्ट को सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसको बोला जाता है जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेशन आपके रिसर्च में भी होता है, आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हो ना, उसमें सुना होगा आपने जनरलाइजेशन। ठीक है, ये कहते हैं इफ फॉर जनरलाइजेशन द ग्लोब कंसीडर टू बी होमोजीनियस। ठीक है, ये कहते हैं कि हमने जो पूरा ग्लोब है ना, पूरे ग्लोब को क्या माना है, होमोजीनियस, की सेम है, या तो भूमि पार्ट है या पानी वाला पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं देखो आइदर ऑफ लैंड और वाटर, या तो आपका लैंड पार्ट है या वाटर पार्ट है, तो होमोजीनियस है। then there should be regular and systematic zonal distribution of high pressure and low pressure, but the regularity of pressure belt is disturbed due to unequal distribution of land water on the globe। अब यहाँ से आपका रीजन असर्शन का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? आपको ये पूछा जा सकता है, पहले तो आपको ये समझा देती हूँ कि इस लाइन का मीनिंग ये बोला गया है कि आपका जो ये ग्लोब है ना, ग्लोब पे भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो है जोन्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इन जो प्रेशर बेल्ट है, इन प्रेशर बेल्ट की जो रेगुलरिटी है ना, वो कहाँ पे डिस्टर्ब होती है, जहां पे आपका लैंड और वाटर पार्ट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड पार्ट ज्यादा है, वाटर पार्ट कम है, कहीं पे लैंड है कहीं पे वाटर। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या है, आपका वाटर पार्ट ज्यादा और आपका लैंड पार्ट कम है। तो इसकी वजह से भी आपका जो प्रेशर है, प्रेशर में वेरिएशन होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा रीजन असर्शन में कि जो आपकी प्रेशर बेल्ट है वो जोनल कैरेक्टरिस्टिक में मिलती हैं। ठीक है, हाँ जी, साउथ में आपका रेगुलरिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, वहां पे पानी ज्यादा है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आइसोबार्स भी क्या है, स्ट्रेट है, इनमें ज्यादा ऐसे डेविएशंस नहीं आते हैं। ऐसे डेविएशन कहाँ पे आएंगे, जहां पे आपका लैंड और वाटर पार्ट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वहां पे ऐसे डेविएशंस आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना कि आपकी जो प्रेशर बेल्ट है, इनकी रेगुलरिटी कहाँ पे खत्म होती है, जहां पे आपका लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो वहीं पे हमारी प्रेशर बेल्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, खत्म नहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जो नियमितता है, रेगुलरिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, लेकिन जब इस लैंड और वाटर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो ये कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाती है। अब आगे देखो ये क्या कहते हैं, द प्रेशर बेल्ट्स आर डिसकंटिन्यूड
in the northern hemisphere and several center of pressure belts are developed, but the pressure belt are formed more or less in regular pattern in southern hemisphere. आप देखो ये क्या कहते हैं, जो आपकी उत्तरी गोलार्ध है ना, ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, आपकी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेशर बेल्ट है वो कैसी होती है, अनियमित होती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में नियमित होती है। रीजन क्या है, रीजन वही कि यहाँ पे लैंड का और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि आपके साउथ पार्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, सदर्न पार्ट में, दक्षिणी गोलार्ध में पानी का भाग ज्यादा है, लैंड पार्ट कम है, इसलिए यहाँ पे आइसोबार में नियमितता बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे लैंड पार्ट कहीं पे मतलब लैंड पार्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर पार्ट, लेकिन इन दोनों के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे आपका ज्यादा डेविएशन आती है। वो अभी आगे डायग्राम आएगा उसमें आपको पता लगेगा। ठीक है, अब देखो कुछ आपके मॉडल्स दे रखे हैं सर्कुलेशन के मॉडल्स, ये आपको सारे याद नहीं रखने, बस आपको ये नेम याद रखने, ये सारे पढ़ने नहीं है, एग्जाम के व्यू से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर देखो, अगर आपका जो प्रेशर है, अगर आपका ये जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता तो कहीं पे भी आपके प्रेशर में वेरिएशन ही नहीं आता। लेकिन आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वाटर का और लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए आपके प्रेशर में क्या आता है, क्या आता है, प्रेशर में वेरिएशन। अगर आपको वन वर्ड में लिखना है ना, नोट्स में ये लिख लेना, इफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन लिख के, if distribution is equal then there is no pressure belt, और उसके बाद लिखना discontinued, यानी कि अनियमित। कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे छोटा सा लिख लेना, बिकॉज ऑफ लैंड पार्ट, और कॉन्टिन्यूड कहां पे लिखोगे, कॉन्टिन्यूड आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, क्योंकि ओशियन पार्ट, पूरे पे ओशियन पार्ट रेगुलर है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आपका लैंड पार्ट और वाटर पार्ट में रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओशियन पार्ट में रेगुलरिटी है। अब आप आगे यहाँ पे ये मॉडल्स देखो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स दे रखे हैं जनरल सर्कुलेशन मॉडल के। ठीक है, सबसे पहले जो मॉडल था ना वो देखो, वो है यूनिसेलुलर मॉडल और थर्मल सर्कुलेशन मॉडल। जहां पे भी ये थर्मल की बात आ जाए ना, थर्मल का मतलब होता है जो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से जो सेल बनता है। ठीक है, अब कैसे, देखो पहले ये माना जाता है ये जो यूनिसेलुलर मॉडल है ना, इसमें क्या बोला गया था कि आपका ये अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ पे सिर्फ एक ही बेल्ट थी, ऐसे। कैसे ये बेल्ट का ओरिजिन कैसे हुआ वो बताती हूँ। यहाँ पे आपका ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे सन क्या चमकता है, डायरेक्ट चमकता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम मिलता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर रहता है। तो इसलिए आपका ये सेल कैसे, और सॉरी, ये जो आपका सेल है कैसे चलता है, यहाँ पे हवा सिर्फ इस पूरे उत्तरी गोलार्ध में एक ही तरीके की हवा चलती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और आपका ये एक सेल बनता है। लेकिन अब जनरली क्या बोला गया, आपके 3 सेल बताए गए हैं, आपका हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल बताए गए ना, ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है,
ये सिर्फ ये किसकी वजह से ये ओरिजिन हुआ है, ये आपके टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर में डिफरेंस है ना, तो उसकी वजह से सिर्फ पूरी पृथ्वी पे एक ही सेल बनता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये होता है आपका यूनिसेलुलर मॉडल। ठीक है, ये नॉन रोटेटिंग अर्थ पे था, यानी कि आपकी अर्थ की कोई रोटेशन नहीं हो रही थी इसमें। ऐसे ही आपका वेव थ्योरी दे रखी है, आपकी ग्लोबल कंप्यूटर मॉडल्स हैं, ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन मॉडल है। अब आपको ये समझना है यूनिसेलुलर मॉडल और थर्मल सर्कुलेशन मॉडल। ठीक है, ऑन अ रोटेटिंग अर्थ। ठीक है, अब इससे पहले, ये पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, वो डायग्राम देखना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये बस ये मॉडल याद रखने हैं। वो जो आपको मैंने यूनिसेलुलर मॉडल अभी जो समझाया ना, ये वही है कि ये नॉन रोटेटिंग अर्थ का है, नॉन रोटेटिंग अर्थ पर, जब आपकी अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। तो देखो, ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। और पोलर पे आपका सन यहाँ पे है, तो टेम्परेचर आपकी जो सन की रेज है वो टेढ़ी पहुंचेंगी, तिरछी पहुंचेंगी, और तिरछी पहुंचने की वजह से इनको ज्यादा एरिया गर्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम मिल पाता है, और इस वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। और मैंने आपको बताया था विंड कैसे मूव करती है, विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इसलिए ये विंड ऐसे मूव कर रही है, और आपका एक कन्वेक्शनल सेल बन गया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, लो आपका लो पोलर पे टेम्परेचर, बिल्कुल। अब ये कन्वेक्शनल सेल कैसे उठता है आपको पता है, देखो बताती हूँ। ये आपको रेड से दिख रहा है ना, रेड से क्या दिख रहा है, आपका यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, इक्वेटर पे प्रेशर क्या है, कम है। यहाँ पे जो आपकी एयर होगी ना, एक मैंने डिफरेंस याद रखना, एयर कैसी होती है, एयर में जब आपकी ऐसे वर्टिकल मूवमेंट होती है तो उसको बोला जाता है एयर, और जब आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है तो इसको बोला जाता है विंड। और जब आपकी एटमॉस्फेयर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट होती है, तो दोनों मिक्स मूवमेंट होती है, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी कि क्या बोला जाता है आपका, वायुमंडलीय परिसंचरण बोला जाता है इसको। ठीक है, अब आपकी जो यहाँ पे एयर होती है ना, एयर क्या होगी, यहाँ पे जब टेम्परेचर ज्यादा इक्वेटर पे, तो एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म होके हल्की होगी, देखो ये गर्म होके हल्की हुई, और हल्की होके ऐसे ऊपर उठ गई। ठीक है, अब एक पॉइंट पे ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, क्या होती जाएगी, एक पॉइंट पे ये ठंडी होगी, ठंडी होके नीचे बैठेगी, और आपका जहाँ पे हाई प्रेशर होता है ना, वहां पे हमेशा विंड नीचे बैठती है। ठीक है, हम्म, आया समझ में आपको। यहां तक आया आपको समझ में। हाँ जी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं आपकी। इससे पहले मैंने कल वो डायग्राम समझाया था, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि कल वॉइस ब्रेक होके आ रही थी।
एक बार मैं यहाँ पे एक स्लाइड लेकिन आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। एक बार मैं एक खाली पेज ले लेती हूँ आपके लिए। देखो कल मैंने ना आपको क्या बताया था, देखो आपका ये है एक प्लेस ए, अर्थ के सरफेस पे कोई भी एक ये प्लेस है, और ये है आपका प्लेस। देखो ये जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इससे आपको एल नीनो समझ में आ जाएगी, इससे आपको मॉनसून समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, इससे आपको पता लग जाएगा विंड कैसे चलती है, इससे आपको पता चल सब मतलब हर चीज समझ में आ जाएगी। पूरी आपकी जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, इस टेम्परेचर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही बनी हुई है पूरी क्लाइमेटोलॉजी। अब मान लो ये जो प्लेस ए है ना, इस प्लेस ए पे टेम्परेचर है 50 और इस प्लेस बी पे टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर में और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा, तो मान लो प्रेशर यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे प्रेशर हो गया 50। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और यहाँ पे हो गया आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। आप देखो सबसे पहले इस प्लेस पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपकी जो एयर होगी, एयर में कैसी मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आपकी यहाँ की एयर क्या करेंगी, यहाँ की एयर आपकी गर्म होके हल्की होके ऊपर वर्टिकली उठना, ऊर्ध्वाधर उठना शुरू कर देंगी। ठीक है, ऐसे ये उठेंगी ऊपर उठेंगी, और एक पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट पे ये ठंडी होगी, ठंडी होके ऐसे नीचे बैठना शुरू कर देंगी। देखो ये ऐसे यहाँ पे नीचे बैठना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे नीचे बैठना शुरू हो गई, और मैंने ये भी बताया था आपको, जहां पे आप ये छोड़ दो। ठीक है, अब ये छोड़ दो, आपकी ये एयर जिसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर उठी, ऊपर उठ के यहाँ पे ठंडी हुई, ठंडी होके नीचे बैठ गई। अब यहाँ पे आपकी फिर क्या है, ये यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो विंड का नेचर होता है आपके पूरे अर्थ पे, ये नेचर है कि जहां पे भी इनबैलेंस होता है वहां पे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे इसके पास ज्यादा है, सरप्लस में है, और यहाँ पे इसके पास डेफिशिएंट है, यानी कि घाटे में है प्रेशर। तो अब क्या करती है आपकी विंड, ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं। तो ये होती है आपकी विंड मूवमेंट, ऐसे चलती है आपकी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये होता है पूरा सर्कुलेशन। आया समझ में आपको कैसे विंड चलती हैं, और इसी के बेस पे है आपका एल नीनो, इसी के बेस पे है आपकी मॉनसून। मॉनसून में पूरा का पूरा यही सिस्टम है पूरा, कि आपका बस ये बड़े लेवल पे हो जाता है, बाकी मॉनसून विंड यही होती है, ऐसे ही चलते हैं आपका। ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको? जहां पे भी आप नोट्स बनाओ ना, ये नॉर्मल कंडीशन है आपकी, नॉर्मल कंडीशन है आपकी। ये मॉनसून में यही कंडीशन होती है, लेकिन एल नीनो में इसके अपोजिट हो जाती है, वो मैं बता दूंगी आपको जब एल नीनो पढ़ेंगे। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन आपको याद रखनी है। इसको जहां पे भी अपने नोट्स बनाओ, अभी साथ में कॉपी में उतार लो ताकि आपको याद रहे। बताओ आया समझ में बेटे, जल्दी से बताओ मेरे को। ये समझाया था मैंने कल आपको, जब आपको वॉइस नहीं आ रही थी ना, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है,
अब आगे आपको क्या करना है, एक चीज और याद रखनी है कि ये प्लेस ए था ना, इसकी ये कंडीशन लिख लो बेशक से, ये आपको नोट्स में नहीं लिखवाऊंगी मैं, ये प्लेस बी है, यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है। तो जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे कैसा मौसम होगा, यहाँ पे आपकी रेनफॉल अच्छी होगी, यहाँ पे आपकी बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी वेजिटेशन, जब बारिश अच्छी है तो वेजिटेशन भी ज्यादा मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। वही अगर यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे हाई प्रेशर होता है ना, वहां पे विंड नीचे बैठती है, और जहां पे भी विंड नीचे बैठेंगी वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा, और आपका विंड का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, प्लेस का टेम्परेचर नहीं, ये विंड जो नीचे बैठती है ना, विंड, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब जब आपकी विंड नीचे बैठती है ना, बैठती हुई विंड का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। जब आपका विंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये बैठती हुई विंड कभी भी बारिश नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट कंडीशन होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, डेजर्ट कंडीशन होंगी, जो हवा नीचे बैठेंगी वहां पे कैसी कंडीशन होगी, डेजर्ट कंडीशन, नो वेजिटेशन, नो रेनफॉल, और आपका यहाँ पे क्लाउडी मौसम रहेगा, यहाँ पे क्लियर स्काई रहेगा, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के चलो तब आपको समझ में आएगा। मेरी बात सुनो, आपकी दो, जब विंड ऊपर उठती है ना गर्म होके, जब विंड ऊपर उठेंगी तब इनका टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ती जाती हैं तो ये ठंडी होने लगते हैं, इसलिए इन है वही हवाओं का टेम्परेचर कम होने लगता है। लेकिन जैसे ही ये विंड नीचे बैठने लगती हैं ठंडी होके, तो ये क्या है, इनका टेम्परेचर वापिस बढ़ जाता है और इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और ऐसे ही फिर ये बारिश करती है। उठती हुई हवा हमेशा बारिश करेंगी, बैठती हुई हवा कभी भी बारिश नहीं करेंगी। बेटे आप कंफ्यूज हो रहे हो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे सन ज्यादा मिल रहा था तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, लेकिन ये हवा जब इस ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ चलने लग जाएंगी तो इनका ये तापमान भी तो कम हो जाएगा। ये अब यहीं पे थोड़ी रहेंगी, अगर ये यहीं पे रहेंगी तो ही इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन जब ये इस ग्राउंड को छोड़ के ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी तो इनका टेम्परेचर कम होने लगेगा, और जैसे ही फिर ये नीचे उतरती हैं वापिस इस ग्राउंड सरफेस की तरफ वापस नीचे होते हैं तो इनका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है।
जब ऊपर उठेंगे ना, इस ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाए। अच्छा क्या, एक मुझे एक बात बताओ, आप कभी पानी गर्म करते हो, वो पानी गर्म करने के बाद कभी ठंडा ही नहीं होता है क्या? जब आप उससे रोड हटा देते हो, रोड निकाल देते हो, तो वो पानी ठंडा तो हो जाता है ना। यही सेम अप्लाई करना है आपको। ठीक है, आया समझ में? हाँ, अब चलते हैं आगे। अब आपको सारी चीज क्लियर होगी। देखो, अब आप जो जो पढ़ रहे हो ना, उनको रिलेट करके चला करो, ठीक है। दूसरा एक चीज और याद रखो, मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर में क्या बताया था? ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे ही हवा ऊपर की तरफ जाते है तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता जाता है, ये भी याद रखो। सारी फिर चीजों को एक साथ अप्लाई करके देखा करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको ये तो समझा दिया ना, ये यूनिसेलुलर मॉडल। अब आगे चलते हैं। ये यूनिसेलुलर मॉडल नॉन रोटेटिंग का अर्थ है, यानी कि जब आपकी अर्थ मूवमेंट नहीं कर रही है तब आपका हो रहा है ये आपको समझ में आ गया? टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, सिर्फ टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, जब आपका पूरी अर्थ पे टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से प्रेशर में डिफरेंस आता है, तो फिर आपकी पूरे अर्थ पे दो ही बेल्ट ओरिजिन होती है। इसको रिपीट कर दूं, दोबारा बता रही हूं। ये आपका कौन सा है? ये यूनिसेलुलर मॉडल है थर्मल सर्कुलेशन का, जहां पे आपकी अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, ऑन अ नॉन रोटेटिंग अर्थ। इस पे क्या है ना, ये देखो यहाँ पे आपका है ये इक्वेटर, यहाँ पे आपका क्या है? ये है आपका सन। सन से यहाँ पे सीधी एनर्जी मिल रही है, डायरेक्ट सन की किरणें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पोलर एरिया पे सन की किरणों को ऐसे तिरछा जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखो कम डिस्टेंस भी इसके बीच में कम है, लेकिन ये पोलर एरिया यहाँ पे है, इनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या मिलेगा? पोलर एरिया पे टेम्परेचर कम मिलेगा, तो टेम्परेचर कम, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई, हाई प्रेशर। और यहाँ पे जो इक्वेटर एरिया है, इक्वेटर एरिया पे आपका क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, और आपका जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है। अब मैंने आपको बताया था, जहां पे लो प्रेशर होगा वहां से जो एयर है वो वर्टिकली ऐसे मूव, गर्म होके ऊपर उठना शुरू कर देंगी, ठीक है। ये गर्म होके ऊपर उठना शुरू कर दी, फिर एक पॉइंट पे ये यहाँ जाके क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पे बैठ जाएंगी। और ये क्या, यहाँ पे हाई प्रेशर है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कम। और आपकी फिर विंड कैसे चलेगी? ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि पोलर से इक्वेटर की तरफ चलेगी। ये दिख रहे ना? तो आपका ये एक ऐसे एक सेल बन गया। ये आपका देखो, ये आपको ये एक ऐसा सेल दिख रहा है ना, ये एक सेल बन गया सिर्फ टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, और पूरे और सदर्न हेमिस्फेयर में भी एक मिल गया, तो टोटल दो मिल गए, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर का मिला, ठीक है। आ गया समझ में आपको? अब आपका जो दूसरा मॉडल है ना, ये यूनिसेलुलर मॉडल
और थर्मल सर्कुलेशन मॉडल ऑन अ रोटेटिंग अर्थ, यानी कि आपकी घूमती हुई अर्थ पे इसका जो मॉडल दिया वो याद रखना, ये आपके दिया है जॉर्ज हेडले ने सबसे पहले ये मॉडल दिया है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है, जिसमें आपकी एयर और विंड, यानी कि एयर ऐसे वर्टिकल मूवमेंट भी होती है और विंड यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होते हैं, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। और ये 1735 में इन्होंने अपना ये मॉडल दिया, जॉर्ज है, बस इसमें क्या याद रखना है आपके, जॉर्ज हेडले ने दिया। और इन्होंने एक बात बताई कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपकी जो विंड है, विंड उत्तरी गोलार्ध में अपने, ये ऐसे विंड चल रही हैं तो आप उत्तरी गोलार्ध में अपने ऐसे दाई ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई ओर मुड़ जाती हैं। ये बताया कि एक बात और याद ना रखना कि आपके कोरियोलिस फोर्स की वजह से कभी भी विंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोरियोलिस फोर्स की वजह से सिर्फ विंड अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि भटक जाती है, जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए उससे डेविएट हो जाती है, ठीक है, सिर्फ डेविएट होती है, उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। ये कहते हैं ही इंक्लूडेड द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये कोरियोलिस फोर्स कैसे होता है, कोरियोलिस फोर्स उस पर काम करता है जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जैसे हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, ये मोशन कर रही है, चल रही है, तो इस पे कोरियोलिस फोर्स अप्लाई होगा। और आपका जो कोरियोलिस फोर्स है मैक्सिमम कहाँ पे है, आपका कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 है, और जैसे जैसे इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ चलोगे तो पोलर एरिया पे सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, ये याद रखना। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपकी इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होने की वजह से, इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होने की वजह से आपका इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं बनते, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको समझनी है आपकी विंड बेल्ट, आपकी टोटल विंड बेल्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पूरे अर्थ पे 7 प्रेशर बेल्ट हैं। सबसे पहली जो प्रेशर बेल्ट है उसको बोला जाता है आपका, देखो प्रेशर बेल्ट दो वजह से ओरिजिनेट होती हैं, एक तो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से सिर्फ आपकी दो ही प्रेशर बेल्ट हैं, एक का नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये यहाँ पे आपको लो लो दिखा हुआ ना, ये आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और है आपकी एक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम और ज्यादा होने की वजह से ये प्रेशर में डिफरेंस आया है, लेकिन आपका ये वाली बेल्ट, ठीक है, और आपकी दूसरी है ये वाली बेल्ट, यानी कि सब ट्रॉपिकल और सब पोलर प्रेशर बेल्ट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आपका टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखो ना कि ये टेम्परेचर से इफेक्ट है या नहीं, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल एरिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे, ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, तो इस लिहाज से आपका यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, लो, लेकिन यहाँ पे प्रेशर हाई होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये बेल्ट टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, ये बेल्ट इफेक्ट होती है डायनेमिकली इफेक्टेड है। डायनेमिक का मतलब है कि आपका होना तो यहाँ पे लो प्रेशर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी एयर सबसिस्टेंस होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या होती है, एयर नीचे बैठती है, देखो ये आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटर एरिया है, यहाँ से ये हवा उठी और यहाँ पे नीचे बैठ रही है, और ऐसे ये जो सब पोलर ए वाला एरिया, यहाँ से ये हवा उठी और यहाँ पे ये नीचे बैठ रही है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हाई प्रेशर हो गया, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से ये विंड नीचे की तरफ जा रही है
सब पोलर की तरफ से, ये आपकी सब पोलर बेल्ट है और ये आपकी सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। यहां से तो दोनों तरफ विंड, एक विंड पोलर की तरफ और एक विंड सब ट्रॉपिकल की तरफ चली जाती है, तो यहाँ पे तो इसलिए लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे ट्रॉपिकल पे इसलिए हाई प्रेशर होता है क्योंकि एक हवा आपकी सब पोलर एरिया से यहाँ पे नीचे बैठती है और एक यहाँ इक्वेटोरियल एरिया से ऊपर उठ के हवा यहाँ नीचे विंड बैठते हैं, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, क्योंकि आपकी पोलर जो सब पोलर एरिया है वहां से दोनों तरफ से विंड क्या है नीचे उतर जाती है और यहाँ पे बैठती हैं, इसलिए ये आपकी कैसी बेल्ट है, डायनेमिक बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, अदर इफेक्ट है। आया समझ में ये आपको? ये आपको समझ में आया? हाँ जी, बस इसमें अब आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब देखो एक और डायग्राम है, ये देखो, ये वही सेम डायग्राम है। अब है ना, जैसे वो सेल बन रहे थे ना, यहाँ से गर्म हवा उठी, ऐसे ठंडी ऊपर उठी, ऊपर उठ के ठंडी होके फिर यहाँ पे नीचे बैठी, फिर यहाँ से वापस इक्वेटोरियल एरिया की तरफ चली, तो ये एक सेल बन गया। इस सेल को बोला जाता है आपका हेडलेस सेल। फिर 30 से 50 के बीच में एक सेल बनता है, इसको बोला जाता है आपका फेरल सेल। और फिर आपका एक पोलर एरिया यानी कि 60 से 90 के बीच में एक सेल बनता है, उसको बोला जाता है आपका पोलर सेल। ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से ये बनता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इन डायग्राम को ना देख के पहले उस पेज पे चलो, वहां पे समझाती हूँ आपको। ठीक है, इस पेज पर समझो। ये है आपका इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, यहाँ पे है आपका 30 डिग्री, यहाँ पे है आपका 60 डिग्री और यहाँ पे है आपका 90 डिग्री यानी कि पोलर एरिया। अब ये पोलर एरिया का, और इसको तो हमें पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा, क्योंकि सन की रेस डायरेक्ट चमकती है और प्रेशर होता है लो। और यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है कम और प्रेशर होता है हाई। ये दोनों चीज अब हमें पता है, ये टेम्परेचर की वजह से इफेक्टेड है। लेकिन एक तो है आपकी ये 30 डिग्री वाली यानी कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और एक ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूं सन की रेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका सन की रेज, सन सबसे ज्यादा यहाँ पे चमकता रहता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा इस सब ट्रॉपिकल वाले पे, तो यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर नहीं होता, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये जो आपका इक्वेटोरियल बेल्ट है ना, यहाँ से क्या है, यहाँ से ये हवा है, हवा वर्टिकली ऐसे ऊपर उठी, ऐसे ऊपर हवा गर्म होके फैली, फैल के ऐसे वर्टिकली ऊपर उठी, उठ गई और यहाँ पे जाके ठंडी हुई, ठंडी होके नीचे बैठ गई। तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया ना, हवा के नीचे बैठने से ये यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। अब विंड कैसे चलती है बताओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर इस लो प्रेशर की तरफ वापस विंड चलने लगेगी और ऐसे ये एक सेल बनता चलता रहता है पूरा साल पृथ्वी पे, इसलिए इसको बोला जाता है आपका हेडले सेल। ये हेडले ने खोजा था इसलिए इसको हेडले सेल बोला गया। ऐसे ही यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे भी आपकी हवा, या एक हवा ऐसे इधर की तरफ नीचे उतरती है और यहाँ पे नीचे बैठती है और फिर ऐसे चलती है। ठीक है, इधर से एक पोल की तरफ चली जाती है और फिर वापस ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी एक सर्कुलर चलता रहता है, यहाँ पे भी, इसको बोला जाता है आपका फेरल सेल और इसको बोला जाता है आपका पोलर सेल। यहाँ से जो आपका सब पोलर बेल्ट है ना,
इस पे जो विंड है ना दोनों डायरेक्शन में उतरती है, यानी कि एक विंड तो चली जाती है पोलर एरिया की तरफ, एक विंड की शाखा, और एक चली जाती है आपकी ये सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ। तो इस सब ट्रॉपिकल वाले पे तो प्रेशर हाई हो जाता है, और यहाँ पे विंड के हटने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। यहाँ पे विंड हटती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है। कोरियोलिस फोर्स लगने की वजह से विंड ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है अपनी जगह से, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और पोलर वाली का तो पता है कि पोलर में आपकी हाई प्रेशर बेल्ट है और आपका इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट है, ये आपकी बेल्ट है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में टोटल 7 बेल्ट हो गई, इक्वेटर की एक ये इक्वेटर वाली, ये 3 ऊपर वाली, कितनी होगी 4, और 3 नीचे वाली, टोटल कितनी होगी 7। हाँ, इक्वेटर से हवा उठ के यहाँ पे 30 जो डिग्री है ना, 30 से 35 डिग्री यहाँ पे आके बैठ जाती हैं। और देखो डायग्राम में यहाँ पे ये जो है ना डायग्राम में यहाँ पे ये जो है ना 30 से 35 वाला, इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला गया है। पता है इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे है ना विंड चलती नहीं थी, विंड में गति नहीं थी, तो यहाँ पे जो आपके मिड लेटीट्यूड के जो लोग थे ना, और वो व्यापार करने के लिए ना अपने घोड़ों को भी अपनी बोट में बिठा लेते थे जो उनकी नाव होती थी, और वे यहाँ पे देखते थे ना कि यहाँ पे आपकी जो विंड है, विंड नहीं चल रही है, ठीक है। तो क्या होता था जब विंड नहीं चल रही है, यहाँ पे विंड बैठ के वापिस ऐसे चली जाती है, विंड नहीं चल रही थी तो ये अपने घोड़ों को ना नीचे पानी में गिरा देते थे, धक्का दे देते थे, ताकि जो बोट का वजन है वो हल्का हो जाए और हमारी जो बोट है वो चल पड़े। इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला गया, और कोई रीजन नहीं है हॉर्स लैटिट्यूड बोलने का इसका। ठीक है, आया समझ में टॉपिक आपको? ये समझ में आया? बताओ मेरे को, ये बेल्ट, प्रेशर बेल्ट। सविता, कोरियोलिस फोर्स में और प्रेशर में कोई रिलेशन नहीं करना। इस जो आपने ये पॉइंट लिखा ना, इसको यहीं से दिमाग से निकाल देना कि कोरियोलिस फोर्स में और प्रेशर में कोई रिलेशन नहीं है, कि कोरियोलिस फोर्स ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का ओरिजिन किसकी वजह से होता है, ये मैंने आपको बोला था और आपको लिख के भी दिया था कि आपका टेम्परेचर में डिफरेंस, जब टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर का जो रिजल्ट है, ये याद रखना, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि टेम्परेचर का क्या परिणाम है। टेम्परेचर का परिणाम है प्रेशर का ओरिजिन होना, और प्रेशर का क्या ओरिजिन है? आपके विंड चलती है, विंड का ओरिजिन होता है। अभी मैंने ये दोनों चीज करके भी दिखाई है वो डायग्राम में, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं है प्रेशर का, ये याद रखना। यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट बताया ना कि ये यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आपका सब पोलर वाला एरिया होता है, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है, तो ये विंड ना अपनी जगह से दूर चली जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे एक शाखा इधर चलेगी और एक शाखा इधर चलेगी, ये दिख रही ना, एक शाखा ये इधर चलेगी, एक इधर चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब विंड को डिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये अपनी इस जगह से हट गई, और यहाँ पे इन हवा का भार खत्म होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर लो हो गया। बस ये बताया है मैंने आपको, ठीक है। और ये तीनों सेल के नाम याद रखना, क्या क्या है सेल के नाम? 0 से 30 के बीच में जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? हेडले सेल। 30 से 60 के बीच में जो ये सेल बनता है इसको बोलते हैं फेरल सेल, और 60 से 90 के बीच में जो सेल बनता है इसको बोलते हैं पोलर सेल। ठीक है,
चलो अब आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। अब आपका दे रखा है लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? ये यही है जो अब मैं बता रही हूं कि देयर इज नो डेफिनेट ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक डेफिनेट ट्रेंड नहीं है प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेटर से पोल की तरफ। ठीक है, और ये कहते हैं इट इज ऑब्वियस दैट प्रेशर बेल्ट आर नॉट ओनली इंड्यूस्ड बाय, आपकी प्रेशर बेल्ट सिर्फ थर्मली नहीं है, आपकी डायनेमिक फैक्टर भी इन प्रेशर बेल्ट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। टोटल आपकी 7 प्रेशर बेल्ट है पूरे ग्लोब पर, जो मैंने आपको पढ़ा दी। बस अब हमें इनकी क्या पढ़नी है, इनकी क्या पढ़ोगे अब आप, इसकी बस थ्योरी पढ़ोगे। समझ में आ गया ना सबको? आप देखते हैं, अब आपकी जो प्रेशर बेल्ट है ना, वो ओरिजन के बेस पे, उत्पत्ति के बेस पे, जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर आपकी प्रेशर बेल्ट दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी थर्मली और एक होती है आपकी डायनेमिक। थर्मली कौन सी होती है ये लिख लेना, जो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से ओरिजन होती है, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। जैसे आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दो हो गई किसके बेस पे, थर्मल, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। और अब सेकंड आपकी डायनेमिक इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। डायनेमिक यानी कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, यहाँ पे विंड के सबसिस्टेंस की वजह से या अदर फैक्टर की वजह से यहाँ पे प्रेशर हाई और लो होता है। तो इसमें भी आपकी दो बेल्ट है, एक है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और एक है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हाँ जी। 0 से 30 हेडले सेल, 30 से 60 फेरल सेल और 60 से 90 आपका पोलर सेल। अब ये थ्योरी तो इजी सी है, आपको बस पढ़नी है। अब सबसे पहले है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में आपकी ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट स्थित है। ठीक है, और आप एक बात याद रखना कि ये जो प्रेशर बेल्ट है ना, ये सन के अकॉर्डिंग शिफ्ट करती रहती हैं। जैसे देखो, इसको पहले ही मैं दिखा देती हूँ आपको, ये लास्ट में है ना, एक मिनट। इसको पहले पढ़ो, सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट। देखो सीजनल शिफ्टिंग कैसे होता है, जो आपका सन है ना, ये है आपका सन, ये है आपकी अर्थ, ये इक्वेटर, ये 23 डिग्री नॉर्थ, ये 23 डिग्री साउथ, इसके बीच में ही आपके सन की पोजीशन होती है। ठीक है, आपका जो सन है, सन इक्वेटर पे सिर्फ 30 दिन के लिए वर्टिकल रहता है, आपका वहीं इस कर्क रेखा पे 86 दिन के लिए चमकता है और मकर रेखा पे भी 86 दिन के लिए रह चमकता है। ठीक है, तो आपका जब ये सन इक्वेटर पर चमकता है ना, तो ये प्रेशर बेल्ट आपकी इक्वेटर पर ही होती हैं। देखो पहले ये कंडीशन होती है, ये इक्वेटर और ये आपकी ट्रेड विंड और ये वेस्टर्ली। ठीक है, नहीं ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है, ये है आपकी नॉर्मल पोजीशन, ये आपका इक्वेटर, रुक जाओ,
ये देखो, ये रही आपकी नॉर्मल कंडीशन। जब सन इक्वेटर पर होता है तो क्या होगा? तो डोल्ड्रम, यानी कि ये आपका 0 से 5 डिग्री आपका यहीं पे होगा। और आपकी ये आपका लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, फिर आपका ये लो प्रेशर बेल्ट और ये हाई प्रेशर बेल्ट। लेकिन जब जैसे ही आपका सन 23 डिग्री पे शिफ्ट होता है ना, तो ये 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। समर में, जून में देखो, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है हमारा। तो ये देखो आपका पहले यहाँ पे थी ट्रेड विंड। 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो आपका क्या है, ये डोल्ड्रम है, ये 0 डिग्री पर था। ठीक है। आपका ये ट्रेड विंड वाला पार्ट था और ये आपका वेस्टर्ली है। ठीक है, ये ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्ली है। लेकिन जैसे ही आपका गर्मी आता है, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ पर सनसेट कर्क रेखा पर जब हमारा सन चमकता है तब क्या होता है, ये देखो ये लो प्रेशर पहले यहाँ पे थी ना, फिर यहाँ पे 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाती है। फिर ये ट्रेड विंड भी 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाती है और ये भी 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ये देखो। और जब आपका मकर रेखा में होता है तो 5 डिग्री हमारा सन नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो हमारी ये प्रेशर विंड भी नीचे 5 डिग्री नीचे खिसक जाती है। तो इस तरीके से आपकी सीजनल शिफ्टिंग होती है, किस में? प्रेशर बेल्ट में। ये सीजनल शिफ्टिंग समझ में आया आप लोगों को? बताओ मुझे, सीजनल जो शिफ्टिंग है वो समझ में आया आप लोगों को? रिपीट कर देती हूँ। ओके। पता है, ये देखो, ये नॉर्मल पोजीशन है आपका। पहले ये मत समझना कि ये 0 डिग्री 23 डिग्री शिफ्ट हो गया। रुक जाओ, एक बार मैं ना इसकी आपको वीडियो दिखाती हूँ कैसे शिफ्टिंग होती है, वो ज्यादा इजी रहेगा, फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है। प्रेशर है। नॉर्मल कंडीशन होता है।
आप बताओ मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? एक बार मुझे बताओ, जो मैं आपको वॉइस है वो आ रही है, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ डायग्राम। देखो, ये आपकी है सबसे पहली बेल्ट, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ना आपकी, ये आपकी 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में है। और ये यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सन से रेज डायरेक्ट मिल रही है। ये देखो, अभी आपको सन भी दिखेगा, ये देख लो एक बार, सन की रेज मिल गई। कैसे? यहाँ पे तो डायरेक्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पे पोलर पे कैसी है? पोलर एरिया पे डायरेक्ट नहीं है, तिरछी होके जाएंगी ये। इसलिए पोलर एरिया पे कैसे मिलेगी आपको? हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब आगे देखो, सेकंड बेल्ट दिखेगी आपको। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये रेड से, ये यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठ रही है। और फिर यहाँ पे देखो, ये ब्लू का मतलब है हवा नीचे बैठ रही है। और जहाँ पे हवा नीचे बैठेगी, ये 30 से 35 डिग्री के पास, ये आपकी सेकंड प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, ये वही चीजें हैं। आपको डायग्राम से देखो कैसे आपकी विंड नीचे से ऊपर उठ रही है। फिर आपको ये दिख रहा है ना कि नीचे से हवा, रेड का मतलब है नीचे से हवा गर्म होके ऊपर उठी, ऊपर होके ठंडी होगी, फिर दोबारा गर्म होके, ऐसे ये आप साइंस से समझोगे। देखो, के बाद अब देखो, ये है आपकी सेकंड बेल्ट, जिसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये कौन सी है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से हवा नीचे आके बैठती है। कहाँ से? आपका ये यहाँ से, ये ट्रॉपिकल वाले, ये जो पोलर एरिया है, यहाँ से भी हवा नीचे आके यहाँ बैठ रही है। और यहाँ इस इक्वेटोरियल एरिया से भी यहाँ हवा नीचे बैठ रही है। इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है। टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर टेम्परेचर का देखना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होनी चाहिए, बट यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है। क्योंकि यहाँ पे हवा आके नीचे बैठती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है। और देख लो, आपकी यहाँ पे हवा नीचे बैठ भी रही है, देखो ध्यान से इस डायग्राम को। अब आपकी ये थर्ड प्रेशर बेल्ट आ गई, जिसका नाम है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, टोटल कितनी बेल्ट पढ़ ली? वहां इक्वेटोरियल एक, फिर सब ट्रॉपिकल की दो हैं, सब पोलर की भी दो हैं। ठीक है, तो अब सब पोलर की क्या है? आपकी दो बेल्ट हैं। और ये सब पोलर क्या है? आपका लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि यहाँ से हवा दोनों तरफ जा रही है। एक हवा यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही है, ट्रॉपिकल वाले की तरफ, और एक जा रही है आपकी पोलर एरिया की तरफ। देखो इसको, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर होता है।
अब आपको आपकी ये सारी बेल्ट दिख गई ना? आपको इस डायग्राम से कुछ क्लैरिटी हुई प्रेशर बेल्ट कैसे चल रही हैं, कैसे आप, कौन सी हाई प्रेशर बेल्ट है, कौन सी लो प्रेशर बेल्ट है? बताओ मेरे को, ये कुछ क्लैरिटी हुई आपको? यहाँ से आपको सारी जो विंड बेल्ट है वो समझा दी गई है। अब ये इसमें कैसे शिफ्टिंग होगी, ये जो इक्वेटोरियल अब आपको 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ दिख रही है ना, ये आपकी जब सन आपका इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा ना, तो ये 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ तक आ जाएगी ये। अब आगे देखो, हमारा ये देखो, ये हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है, कहाँ पे? स्पेस में, हमारे यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में। हमारी अर्थ जो सन है, सन के चारों तरफ घूम रही है। हमारा सन स्टेबल है, अपनी जगह पे है। सन के चारों ओर प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो कैसे शिफ्टिंग होती है, ये समझाया जाएगा आपको, देखो इसको ध्यान से। ये यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो अर्थ है ना, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है? अगर आपकी अर्थ 23.5 डिग्री नहीं झुकी होती ना, तो आपके पूरे अर्थ पे कोई प्रेशर बेल्ट नहीं होती, कोई विंड नहीं चलती। हमारी अर्थ झुकी हुई है, इसलिए इस पे ये 7 प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि ये आपसे ये रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी अर्थ पर ये प्रेशर बेल्ट क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। आगे देखो इसको, अब ये आपको ये दिखाया जा रहा है कि है ना, हमारा जो अर्थ है, अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है सन के सामने, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के लैंड पार्ट और वाटर पार्ट अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं। क्योंकि इनको क्या अलग अलग तरीके से क्यों गर्म होते हैं, ये हमने इंसोलेशन में पढ़ लिया। जनवरी में और जो जुलाई है, जनवरी और जुलाई में आपके टेम्परेचर में वेरिएशन करता है। ये देखो आगे आपको क्या दिख, ये दिखा रहे हैं कि जनवरी में तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इसके अपोजिट होता है कि गर्मी होती है। किसकी वजह से होता है ये? ओनली बिकॉज ऑफ सन। जैसे हमारा अर्थ झुकी हुई है ना, उसकी वजह से होता है ये दिखा रखा कि जून में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की रेज डायरेक्ट चमकती हैं, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे गर्मी, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है। अब आपकी प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही हैं, इनको ध्यान से देखो, नीचे हो रही हैं और ऊपर हो रही हैं, देखो। देखो ये आपको अब ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट 30 से 40 के बीच में मिल रही है दोनों हेमिस्फीयर में। लेकिन जब अगर मान लो हमारा सन यहाँ पे होता है ना, सर्दर्न हेमिस्फीयर में,
अगर साउथ की तरफ होता ना तो ये जो आपकी विंड बेल्ट है ना, यहाँ पे अब नॉर्मल कंडीशन में ये 40 पर आ रही है, लेकिन जब हमारा सन इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा ना तो ये 45 डिग्री साउथ पर आ जाएंगी, 35 से 45 के बीच में हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके 20 से 25 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, 5-5 यहाँ पे ये 25 तक हो जाएगी, 25 से 30 के बीच में। और यहाँ पे आपका 0 से 5 डिग्री साउथ हो जाएंगी, यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर जाएंगी। कुछ समझ में आया आप लोगों को इससे, इस डायग्राम से? कुछ आपको क्लैरिटी हुई या डायग्राम बना के अब मैं समझाऊं बेटे? देखो ये डायग्राम में क्या दे रखा है ना, पहले ये आपकी इक्वेटर पर है, 0 डिग्री पर है, 0 से 5 डिग्री के बीच में है। लेकिन जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा ना तो ये 5 से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये लो प्रेशर बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा ना तो आपकी जो प्रेशर बेल्ट है ना वो 5-5 डिग्री साउथ की तरफ हो जाएंगी। जैसे ये पहले आपका ये डिफरेंस देखो कि गर्मियों में तो ये लो प्रेशर बेल्ट 40 डिग्री तक थी, लेकिन यहाँ पे देखो सर्दियों में ये 30 डिग्री तक आ गई। ये होता है आपका प्रेशर बेल्ट में शिफ्टिंग। आया समझ में आपको? बस ये होता है शिफ्टिंग इन प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारी बेल्ट पढ़ा दी ना। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ पढ़ाया मैंने आपको, दिखाया भी मैंने ग्लोब पे आपको कौन सी होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देखो समर में ये जो बेल्ट है ना लो प्रेशर वाली, ये 20 डिग्री नॉर्थ तक शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ये 5-5 10-10 डिग्री जो है ना उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ खिसक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रिप्रेजेंट द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। अब एक बात देखो, जहां पे भी आपकी ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ना, जहां पे भी आपकी ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, आपका जब सन इक्वेटर पर होता तो ये 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ITCZ को शो करती है। ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये 0 डिग्री किसको डिवाइड करता है, हमारी अर्थ को दो स्पेयर में बांट देता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब आपके दोनों गोलार्धों की ट्रेड विंड, ये दोनों गोलार्धों की ट्रेड विंड इस 0 से 5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आके मिलती है, इसलिए इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को जोन ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। और ITCZ का मतलब होता है जहां पे आपके दोनों गोलार्धों की ट्रेड विंड, व्यापारी पवने मिल जाती हैं और मिल के ऐसे पैरेलल मूवमेंट करने लगती हैं, उसको बोला जाता है ITCZ। और इसको डोल्ड्रम भी बोला जाता है। डोल्ड्रम यानी कि शांत एरिया, क्योंकि यहाँ पे विंड में कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होंगी, ना कोई वर्टिकल विंड ऊपर नहीं उठेगी, विंड एक दूसरे के पैरेलल चलने लगती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि there are light, feeble and variable wind within this convenience belt. Because of frequent calm condition, this belt is called a belt of calm or doldrum. इस बेल्ट को, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को बेल्ट ऑफ काम या डोल्ड्रम भी बोला जाता है। शांत परिस्थितियों के कारण इसको क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम या काम बेल्ट बोला जाता है, काल्म बेल्ट बोला जाता है, शांत एरिया
बोला जाता है। आया समझ में आपको ये इक्वेटोरियल? बताओ, आ गया समझ में? उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बेल्ट है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट बेल्ट है, ये देखो इनके डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है ना तो मुझसे पूछ लेना। आपकी सेकंड जो बेल्ट है वो है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये है 30 से 35 लेटीट्यूड के बीच में दोनों हेमिस्फेयर में। यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है? जहां पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड आके नीचे की तरफ बैठती है। तो ये यही चीज होती है ना। देखो कैसे, यहाँ पे समझो। ये होता है इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कौन सी होती है? जहां पे लो प्रेशर से विंड आकर हाई प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ये देखो यही तो चीज है ना। यहाँ पे भी लो प्रेशर, यहाँ पे भी लो प्रेशर, और बीच में सब ट्रॉपिकल वाले पे हाई प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर पे यहाँ पे आके विंड बैठ जाती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। यानी कि जब लो प्रेशर की तरफ से विंड हाई प्रेशर की तरफ चलने लग जाए तो वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। इसलिए सब ट्रॉपिकल बेल्ट में कैसी है? एंटी साइक्लोनिक, यानी कि प्रति चक्रवात स्थिति है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आ जाती है। एरिडिटी का मतलब है डेजर्ट कंडीशन, यानी कि ये जब हवा नीचे बैठेंगी तो मैंने बताया था ना क्या नहीं करेंगी? बारिश नहीं करेंगी, इसलिए एरिडिटी आ जाती है। और यही एक रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन for the presence of hot desert of world in the western part of continent in a zone extended between 25 to 35 in both the hemisphere। आ गया ना रीजन कि यही एक रीजन है, यही एक कारण है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से ही आपके वर्ल्ड में 25 से 35 डिग्री के बीच में वेस्टर्न साइड में आपके क्या मिलते हैं? कॉन्टिनेंट मिलते हैं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन और भी है। दूसरा रीजन ये है कि जहां पे भी आपके ये आप अगर आपको एटलस क्लियर है तो आपको ये क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन है ना आपके पेपर में आया हुआ है, द जोन ऑफ हाई प्रेशर इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। इस जोन हॉर्स लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड को बोला गया? ये एग्जाम में पूछा गया। 38.5 था वहां पे, तो ये 38.5 भी ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ फ्रीक्वेंट काम कंडीशन, यहाँ पे हवा नीचे बैठती है। और ये अपने घोड़ों को क्या कर देते थे? ये ट्रेड के लिए अपना सामान और घोड़ों को एक नाव में लेके जाते थे, लेकिन हवा नहीं चल पाती थी, जिसकी वजह से ये अपने घोड़ों को पानी में फेंक देते थे। इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। और ये कहते हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस जोन ऑफ हाई प्रेशर इज नॉट ये कॉन्टिन्यूस बेल्ट नहीं है, ये कहीं कहीं पे टूट जाती है। बट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ सेल्स, ब्रोकन सेल्स में ये और सेंटर्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है।
अभी मैंने बताया था ना, जहाँ पे साउथ की ट्रेड विंड और नॉर्थ की ट्रेड विंड मिल जाए, वो कौन सी बेल्ट है, वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। इसको ITCZ बोला जाता है। नहीं, हॉर्स क्यों मरेंगे? हॉर्स पानी में गिरने से मर सकते हैं क्या? हॉर्स तो तैरेंगे बेटे, हॉर्स कैसे मर जाएंगे? ठीक है। नहीं, डूबते नहीं थे। इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए पड़ा है क्योंकि वे अपना व्यापार करने के लिए घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, ताकि उनकी बोट में, उनकी नाव में वेट ज्यादा ना हो और वो अपना व्यापार करने के लिए इजीली जा पाए। ये रीजन था। ठीक है। अब आपका है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। हाँ बिल्कुल, तैर तैर कर बाहर आ जाते थे सविता आपकी तरह वो घोड़े। ठीक है। अब हमारी ये थर्ड बेल्ट है, जिसका नाम है आपका सब पोलर, जिसका क्या नाम है आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये 60 से 65 लेटीट्यूड के बीच में है, दोनों हेमिस्फेयर में। ठीक है। और ये जो पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, मोर डेवलप्ड, ये रेगुलर प्रेशर बेल्ट है सर्दर्न हेमिस्फेयर में। देखो, ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा क्या है, रेगुलर है, नियमित है। उत्तरी गोलार्ध में ये नियमित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके उत्तरी गोलार्ध में क्या है, लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि आपके जो नर्दर्न हेमिस्फेयर है, नर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड पार्ट ज्यादा, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में ये रेगुलर इसलिए है क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में आपका पानी का जो डोमिनेंस है वो ज्यादा है। आगे का जो है, अब हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो ये एयर प्रेशर वाला टॉपिक काफी बड़ा हो गया है। बस क्लास खत्म होने वाली है बेटे, अब खत्म हो ही गई, आप लोग लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ लो। आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई क्लैरिटी नहीं हो किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, तो वो पूछ लो आप। उसके बाद फिर हमारी क्लास 6 बजे होगी, 6 से 7 बजे। ठीक है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ये कंसेप्ट आप भूल जाओगे अगर बार बार रिवीजन नहीं करोगे ना, फिर बार बार भूल भी जाओगे। इसको लगातार क्लास को
पीवाईक्यू नहीं होते क्योंकि पहले हमें सिलेबस करना है और मैंने आपको बोल रखा है मैं पीवाईक्यू नहीं भी करवाऊं, आपको डेली के 10 पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। और देखो अजय ने मेरे से क्वेश्चन पूछता भी, अजय मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करके पूछता भी है कि मैम इसका आंसर क्या है, ये मेरा गलत क्यों हुआ। आप कोई भी नहीं पूछते हो मेरे को एक बार, कम से कम अगर आप कोशिश करते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप सेंड करके पूछोगे भी, तो आप पूछते ही नहीं हो। मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर हमें पीवाईक्यू का टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको जो है पीवाईक्यू करने हैं डेली की डेली, और मैंने आपको सोर्स भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना सोर्स के कह रही हूँ, सोर्स भी आपको दिया हुआ है, उस सोर्स से पढ़ो। आपको ऐप दी हुई है और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो बेटे यूट्यूब तो आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप सर्च करके कुछ भी देख सकते हो। अगर आपको कोई रीजन नहीं पता है या आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर लो, या फिर मेरे को बोल दो कि मैम एक बार मेरे को समझा दो, मैं क्लास में भी वो क्लियर करूँ, लेकिन आप खुद तो सोल्व करो। अब मैंने जितना भी करवाया है ना आपको, आप इसके क्वेश्चन उस पे सोल्व करोगे, डेली के 10 से 20 क्वेश्चन फ्रेंड जियो ऐप पे सोल्व किया करो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप और बाकी यूनिट्स का भी एक बार रिवीजन कर लिया करो। करते हो तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं? 10 में से 7-8 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। कभी 6, कभी 7, कभी 5, कम से कम 8-9 पे तो आ जाओ। 8-9 पे ऐसे नहीं आओगे, इसका मतलब है कि जो नोट्स है, नोट्स से अच्छी रिवीजन नहीं की है। आपका उसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल होगी 6 बजे वाली क्लास, 6 बजे भी होगी क्लास आपकी। मैंने कल बोला था ना, अब आपकी लगातार 3-4 दिन 3 घंटे की क्लास होगी। एक क्लास 12 से 2 बजे और एक क्लास आपकी 6 से 7 बजे। नहीं 8 बजे नहीं होगी बेटे, 8 बजे आपकी छुट्टी है। वेलकम बेटे, मिलते हैं आप इवनिंग क्लास में 6 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड मेक योर नोट्स, और आपके जो नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगी।